हाय एवरीवन, आप सभी लोगों का चैनल में स्वागत है। आज की जो हमारी मैराथन सीरीज़ है, मैराथन नंबर सीरीज़ आई थिंक दिस इज़ 19वीं सीरीज़ चल रही है हमारी। इसमें आज हम क्वेश्चन जो लेके आए हैं दैट इज़ रिलेटेड टू लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन, ठीक ना, एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। तो इससे रिलेटेड हम MCQs करते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन, विच हिस्टोरिकल एज टेनिसन बिलोंग टू। अगर पूछा जाए तो कौन सा ऐसी ऐतिहासिक एज है जिस पीरियड में टेनिसन रहे हैं, तो आपको पता है वो विक्टोरियन एज है। आंसर आएगा आपका विक्टोरियन एज। इसी एज में इनको चीफ रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे भी रिगार्ड किया गया था, है ना। तो आपको पता है कि टेनिसन को क्या माना जाता है, चीफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पोएट एज अ चीफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ विक्टोरियन एज। तो किस एज से बिलोंग करते हैं हिस्टोरिकल एज, दैट इज़ योर विक्टोरियन एज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाइल एट कॉलेज ही वन द चांसलर्स मेडल फॉर दिस पोएम। जब ये कॉलेज में थे तब इनको चांसलर मेडल मिला था। किस पोएम के लिए मिला था? जब ये स्कूल टाइम पे थे, कॉलेज के टाइम पे थे, तो इनको जो वर्क था इनका दैट वाज टिम्बक्टू। इस वर्क के लिए इनको क्या मिला था? चांसलर्स मेडल मिला था। कहाँ मिला था ये भी याद कर लीजिए, एट कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी एट कैम्ब्रिज, ठीक है। कौन से सन में मिला था? 1829 में मिला था। तो तीन चीज़ पता चल गई आपको। इनको टिम्बक्टू के लिए चांसलर्स मेडल मिला था जब ये कॉलेज में थे, कैम्ब्रिज में, 1829 में। इसके बाद चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। When Tennyson died, a copy of Shakespeare's play was found lying under the cover of his bed. Which was that play? कहते हैं जब टेनिसन जी की मृत्यु हुई थी तो शेक्सपियर जी का जो एक प्ले था जो उनके बेड के कवर के नीचे पाया गया था, उस प्ले का नाम क्या था? तो वो प्ले का नाम था, शेक्सपियर का है, सिम्बलीन। क्या है? सिम्बलीन। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेनिसन वॉज अपॉइंटेड पोइट लॉरेट इन। टेनिसन जी को पोइट लॉरेट कब बनाया गया था? तो वो आपको पता है 1850 में इनको पोइट लॉरेट बनाया गया था। और आप ये भी जानते हैं इन्हें कब तक बनाया गया था ये पोइट लॉरेट? जब तक कि ये मरे नहीं थे। तो 18, याद रखिए 1892, इतने साल तक, और ये भी कहा जाता है कि बहुत लंबे समय तक ये पोइट लॉरेट बने गए। इतना कोई भी नहीं रहा इतने लंबे टाइम तक, ये काफ़ी लंबे टाइम तक रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। टेनिसन वॉज अपॉइंटेड पोइट लॉरेट इमीडिएटली। इनको पोइट लॉरेट, क्योंकि आपको पता है पोइट लॉरेट की एक ऐसी पद होता था जिसको कभी खाली नहीं छोड़ा जाता था। तो जैसे किसी की मृत्यु होती थी तो तुरंत उसी दिन, उसी समय, मतलब उसी पीरियड को फिल कर दिया जाता था। तो जब पोइट टेनिसन को इमीडिएटली किसके बाद नियुक्त किया गया था पोइट लॉरेट की पद पर? तो जब विलियम वर्ड्सवर्थ जी की मृत्यु हो जाती है तुरंत उसके बाद इनको गद्दी पे बिठा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, इन विच पोएम डज टेनिसन कमेमोरेट हिज फ्रेंड अर्थर हेलम। ऐसी कौन सी पोयम है जिसमें टेनिसन शोक अदा कर रहे हैं अपने दोस्त अर्थर हेलम के लिए? तो जो उन्होंने एलेगी लिखी थी, अब एक पोयम थी एलेगी जिसमें उन्होंने दुख बयां किया था जब उनके फ्रेंड अर्थर हेलम की मृत्यु हो जाती है। तो दैट वर्क वॉज इन मेमोरियम। इन मेमोरियम ये इन्होंने डेडिकेट किया है। ये एलेजी है, ये लिखी गई थी 1850 में, ये भी याद रख लीजिए। 1850 में इसको लिखा गया था। और कैम्ब्रिज, ये इनके कैम्ब्रिज के दोस्त थे। अर्थर हेलम इनके कैम्ब्रिज के ही फ्रेंड थे। और ये कहा जाता है कि भाई इनकी जो मृत्यु हुई, अर्थर हेलम की मृत्यु कैसे हुई थी अगर पूछ लिया जाए तो इनको सेरेब्रल हेमरेज हो जाता है जब केवल वो 22 साल के रहते हैं। और कहाँ पड़ता है इनको? इन वीना, इन वीना, VIENNA, 1833 में। तो 1833 में इनको हेमरेज हो जाता है और इस वजह से 22 साल की उम्र में, बहुत जवानी में, मतलब यंग, मतलब हम तो कहेंगे कि बच्चा ही समझ लो, 22 ईयर्स,
उस समय उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उन्हीं के विलाप में एलेजी लिखी थी इन मेमोरियम टेनिसन, जो खुद के उनके क्या थे, कैम्ब्रिज के मित्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम, 7th क्वेश्चन। टेनिसन्स पोएम इन मेमोरियम वॉज रिटन इन द मेमोरी ऑफ, ऑलरेडी आई टोल्ड यू, किसकी याद में लिखी है इन्होंने? आर्थर हेलम। ठीक है, आर्थर हेलम, AH हेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8। टेनिसन्स फ्रेंड आर्थर हेनरी हेलम, इनका फुल नाम ये था, AH है ना, हेनरी, आर्थर हेनरी हेलम, डाइड एट, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है, वीना। कब मरे थे? 1833 में। किससे मरे थे? ब्रेन हैमरेज से मर गए थे। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो ये वीना में मरते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 9। हाउ मेनी ईयर्स डिड टेनिसन टेक इन कंप्लीटिंग इन मेमोरियम, इन्हें कितने साल लगे इन मेमोरियम को कंप्लीट करने में? तो देखिए, कहा जाता है कि 1833 में जब इनके फ्रेंड की डेथ हुई तब से इन्होंने लिखना शुरू करा और 1849 तक इन्होंने लिखना ख़त्म कर दिया था। लेकिन पब्लिश जो हुई थी वो हुई थी 1850 में। तो ओवरऑल अगर हम समय निकालें तो 1850, ठीक है, से लेकर 18 आपका 33, तो टोटल बन जाते हैं आपके 17 साल। तो कितने साल? 17 साल। तो टोटल 17 ईयर्स इन्हें लगे थे। आई होप आपको याद हो गया होगा, रटने की ज़रूरत नहीं है। 1833 में लिखा, इन्होंने स्टार्ट किया लिखना, 1849 में इन्होंने लिख ली थी, 1 साल इन्हें पब्लिश करने में लगा 1850। तो डेट ऑफ पब्लिशिंग से ही हम निकालते हैं इन्हें कितने साल लगे। तो 1850 में से 1833 घटा दो, 17 साल निकल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। हु रोट इन हर डायरी that she was much soothed and pleased by reading in memoriam? आर्थर हेनरी हेलम। किसने लिखा कि उनकी डायरी में जब उन्होंने पढ़ा तो वो बड़ी टच हुई और बड़ी खुश हुई? इन मेमोरियम जो आर्थर हेलम के लिए लिखी गई थी, तो वो उसको पढ़ के बड़ी खुश हुई। तो वो कौन थी? शी वॉज क्वीन विक्टोरिया। ठीक है, वैसे भी विक्टोरियन एज के ही थे ये, तो क्वीन विक्टोरिया उस पीरियड में रानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11th को देख लीजिए। हु अप्रिशिएटेड टेनिसन्स इन मेमोरियम in the words very peculiar looking, tall, dark, with a fine head, long black flowing hair and beard, oddly dressed, but there is no affectation about him? देखिए, किसने पसंद किया टेनिसन्स का इन मेमोरियम वर्क, जो उन्होंने शब्दों में बयां किया कि बहुत ही विचित्र, पेक्यूलियर दिखने वाला है, लंबा है, काला है, बहुत फाइन हेड है, मतलब फाइन का मतलब है बड़ा डिफाइंड, लॉन्ग ब्लैक फ्लोइंग हेयर है, बियर है, दाढ़ी है, ऑर्डरली ड्रेस्ड है, बड़ा ही अजीब ढंग से ड्रेस्ड अप है, और देयर इज़ नो एफेक्टेशन, एफेक्टेशन का मतलब होता है मौके, हास्य, और कोई भी उस पर हास्य नहीं कर रहा है अबाउट हिम। तो वो आपको ये भी पता होना चाहिए, अभी हमने आगे पढ़ा क्वीन विक्टोरिया जो थी वो इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई थी। ठीक है, तो दिस इज़ योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। इन हाउ मेनी पार्ट्स डिड आर देयर मॉड अ मोनोड्रामा? ये आपको पता है मॉड क्या है, एक मोनोड्रामा है। ये इनकी बड़ी ही, अगर पूछा जाए तो क्वेश्चन अगर आ जाए तो ये इनका क्या है, एक बहुत ही बड़ा नरेटिव वर्क हम कह सकते हैं। ठीक है ना, तो ये एक बहुत बड़ा इनका वर्क है मॉड, और ये इन्होंने एक्चुअली यहाँ पर जो नरेटर है इसको मोनोड्रामा इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ जो नरेटर है, नरेटर यहाँ डिस्क्राइब नहीं किया है, मतलब नरेटर हम कह सकते हैं कि ये अननेम्ड नरेटर है, मतलब जो नरेटर है जो इसको बोल रहा है उसका कोई नाम नहीं है। ठीक है, बिना नाम के नरेटर है। उसके फादर क्या होते हैं आपको पता है, इस वर्क में होता क्या है कि उसके जो फादर होते हैं वो बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस में चले जाते हैं, उसकी वजह से वो मृत्यु कर, अपनी सुसाइड कर लेते हैं। और यहाँ पर जो मॉड है, मॉड एक लेडी है, वो लेडी है जिसके साथ जो अननेम्ड
अननेम्ड जो यहाँ पर ऑथर हैं, नरेटर हैं, जिनका नाम नहीं दिया गया है, वो देखते हैं कि वो एक मॉड, एक विमेन है जिनके साथ वो क्या करते थे, जब वो जवान थे, छोटे थे, तब उनके साथ वो खेलते थे। तो एक मॉड या मोनोड्रामा है, ठीक है। लेकिन इसको कितने पार्ट्स में लिखा गया है, कितने पार्ट्स हैं इसके? तो टोटल इसके कितने हैं? 3 पार्ट्स, आपको याद रखने हैं, 3 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं, और सॉरी 13 पे चलते हैं। विच पोएम ऑफ टेनिसन T.S. एलियट कॉल्ड अ परफेक्ट पोएम? टेनिसन की कौन सी पोएम को परफेक्ट पोएम कहा गया है? तो परफेक्ट पोएम की अगर बात की जाए तो यूलिसस, जस्ट अ मिनट, यस, अगर परफेक्ट पोएम की बात की जाए तो जो यूलिसस है इसको क्या कहा गया है? एक परफेक्ट पोएम कहा गया है। और यूलिसस जो है ये कब आती है? इट कम्स इन 1929 में यूलिसस आती है। ये टेनिसन की बहुत ही परफेक्ट पोएम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लेट्स हैव अ लुक। हु रोट द पोएम डिफेंस ऑफ लखनऊ? ये सच पे आधारित है। जिस समय पे आप जानते हैं हिस्टोरिकल वो चल रहा था, ब्रिटिशर्स का राज्य था, तो उस पीरियड के ऊपर ही बनाया है, लखनऊ में जो शासन किया था उन्होंने। तो इसीलिए हु रोट द पोएम, किसने लिखा डिफेंस ऑफ लखनऊ, लखनऊ को बचाने के लिए? ये भी टेनिसन ने ही लिखा है, हिस्टोरिकल इवेंट पे आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टेनिसन्स क्वीन मैरी इज़ अ। टेनिसन की जो वर्क है क्वीन मैरी, ये क्या है? ये एक ड्रामा है, याद कर लीजिए, ये एक क्या है? ड्रामा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। द कप इज़ अ ड्रामा रिटन बाय टेनिसन। द कप इज़ अ ड्रामा, ये टेनिसन जी के द्वारा लिखा गया है। व्हाट टाइप ऑफ ड्रामा इज़ इट? ये किस प्रकार का ड्रामा है? तो ये एक ट्रेजेडी ड्रामा है। ये एक क्या है? ट्रेजेडी वाला ड्रामा है। इसमें दुखद बात बताई गई है, तो ट्रेजेडी है, ये विलाप वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। द थीम ऑफ द टेनिसन्स आइडल्स ऑफ द किंग इज, इसका थीम क्या है? तो इस स्टोरी जो इसका जो वर्क है, इसका थीम है द स्टोरी ऑफ अ किंग अर्थर एंड हिज राउंड टेबल। द स्टोरी ऑफ द किंग अर्थर एंड हिज राउंड टेबल। तो इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको वैसे ही याद होना चाहिए। आइडल ऑफ द किंग का जो थीम है वो क्या है? एक कहानी है किंग अर्थर की एंड हिज राउंड टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18th। Which of the poems of Tennyson won him the Chancellor's Medal at Cambridge? आपको पता है जब वो कॉलेज में थे उनको चांसलर मेडल मिला था। आपको ये भी पता है क्यों मिला था, किस वर्क के लिए मिला था? टिम्बक्टू के लिए। तो इन्होंने वही तरीके से क्वेश्चन को थोड़ा अलग तरीके से पूछ लिया। Which poem of Tennyson won Chancellor Medal Award at Cambridge? That was टिम्बक्टू। देखो आप कहोगे क्वेश्चन एक ही है, क्वेश्चन एक नहीं है, क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है। ऑल्दो द आंसर इज सेम बट देयर इज अ डिफरेंस इन आस्किंग द क्वेश्चन। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 के बाद 19th। द पोएम ब्रूक इज रिटन इन द स्टाइल ऑफ डैश। यहाँ जो ब्रूक है, ब्रूक जो पोएम है वो कौन सी स्टाइल में लिखी गई है? तो आपको पता होना चाहिए ब्रूक क्या है। ब्रूक यहाँ पर एक पर्सोनिफिकेशन के रूप में है। ये आपको मैं बता दूँ पर्सोनिफिकेशन क्यों कहा गया है, क्योंकि ब्रूक जो यहाँ पर ये जो इनका जो वर्क है ये एक्चुअली लिखा कब गया था, पहले इसी को बता देती हूँ। ब्रूक लिखा गया था 1886 में, ठीक है। ये एक बैलेड है, इट इज़ अ बैलेड फॉर्म, याद कर लीजिए, एक बैलेड फॉर्म में है। 1886 में इसको लिखा गया है। यहाँ जो स्पीकर है, अगर मैं ब्रूक की बात करूँ तो ब्रूक एक्चुअली है क्या? ब्रूक यहाँ पर एक नदी है, इट इज़ अ रिवर, ठीक है। ये नदी है और नदी ही अपने आप बोल रही है, एज अ स्पीकर है ये नदी, स्पीकर बोल रही है। तो बोल रही है तो पर्सन बन गई, तो इसको ह्यूमन बना दिया, ये पर्सोनिफिकेशन हो गई। और ये पॉइट जो है टेनिसन, इसको लिखते कब है? मरने से 6 साल पहले, इसीलिए 1886 में।
ये लिखते हैं। ठीक है, तो इसके बाद अगर क्वेश्चन आ गया तो ये क्या है, एक पर्सोनिफिकेशन है। तो मैंने आपको इन डिटेल बता दिया है ब्रूक क्या है, कौन से स्टाइल में है, पर्सोनिफिकेशन में। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। लेट्स हैव अ लुक। फॉर मैन मे कम एंड मैन मे गो बट आई गो ऑन फॉर एवर। ये कौन सी लाइन से लिया गया है टेनिसन की? तो आपको अभी मैंने बताया ये ब्रुक से लिया गया है। देखिए ब्रुक जो पोयम है इसमें ब्रुक नदी अपने बारे में बोल रही है कि लोग, वो नदी है, नदी में आपको पता है कई लोग आते हैं कई लोग जाते हैं, आते हैं जाते हैं इंसान, लेकिन कहती है मैं नदी हूँ, मैं तो हमेशा ही चलती रहती हूँ। आई गो ऑन फॉर एवर, मेरा कोई एंड नहीं है। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। तो वो किसको बोलती है? ये ब्रुक नदी जो है ब्रुक में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21। लेट नॉलेज ग्रो फ्रॉम मोर टू मोर बट मोर ऑफ रेवरेंस इन अस ड्वेल that mind and soul according well may make one music as before. These lines are quoted from Tennyson's In Memoriam. And what does these lines amplify? कहते हैं कि let knowledge grow from more, कहते हैं कि ज्ञान, चलो ज्ञान को क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाओ। But more of reverence in us dwell. रेवरेंस का मतलब यहाँ होता है श्रद्धा, भक्ति। कहते हैं लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति भी हमारे अंदर बसनी चाहिए। ड्वेल का मतलब क्या है? बसना, रहना। ज़्यादा से ज़्यादा जो भक्ति है वो भी हमारे अंदर बसनी चाहिए। ज्ञान तो हमें लेना है ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन साथ ही साथ हमें क्या करनी है, भक्ति को भी, श्रद्धा को भी अपने पास बसाना चाहिए। दैट माइंड एंड सोल अकॉर्डिंग वेल, और जो हमारा दिमाग है और जो हमारी आत्मा है ये एक जैसे कोऑर्डिनेट होनी चाहिए। मे मेक वन म्यूजिक एज बिफोर, इस प्रकार से कि वो एक तरीके की क्या बना दे, एक धुन बना दे। अब ये कहते हैं कि ये लाइन का मतलब क्या है। इस लाइन का जो मतलब है यहाँ पर ये कॉम्प्रोमाइज़ बता रहे हैं नॉलेज और फेथ, विश्वास भगवान के प्रति और ज्ञान, इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, एक बैलेंस, कॉम्प्रोमाइज़ होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन है। क्वीन ग्विनेवर is a character in one of the following poem of Tennyson. टेनिसन की कौन सी पोयम में क्वीन गेनेवर की क्या है, कैरेक्टर मेंशन किया गया है? तो दैट इज़ योर पासिंग ऑफ अर्थर, इसमें इस कैरेक्टर को देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23 आई थिंक 23। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्वॉर्ड that King Arthur hands over to Bedrevi in passing the Arthur? कौन से उस तलवार का क्या नाम है जो किंग अर्थर हैंड ओवर कर देता है बेडरेवी को पासिंग ऑफ अर्थर में? तो उस जो उसकी तलवार है, उस तलवार का नाम रहता है एक्सकैलिबर। क्या रहता है? एक्सकैलिबर। याद रख लीजिएगा, एक्सकैलिबर किसका नाम है? स्वॉर्ड का नाम है। किसकी स्वॉर्ड है? किंग अर्थर की। किसको देते हैं? बेडरेवी को देते हैं। किस पोयम में देते हैं? पासिंग इन द अर्थर में देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है 24। टेनिसन आइडियलाइजेस मैरिड लाइफ इन। टेनिसन कहते हैं कि भाई जो शादीशुदा ज़िंदगी है, विवाहित ज़िंदगी है, वो उनके लिए क्या है, एक आदर्श है। ये उन्होंने किस वर्क में अपने बताया है, कौन सी पोयम में उन्होंने इस चीज़ को बताया है? तो आपको याद होना चाहिए ये इनकी एक पोयम है द मिलर्स डॉटर। ये एक पोयम है मिलर्स डॉटर, इट इज़ अ पोयम। इसमें उन्होंने इस चीज़ को बताया है कि क्या है, वो मानते हैं कि एक विवाहित ज़िंदगी एक आदर्श है। और ये एक पोयम है नरेटिव फॉर्म में। आप नरेटिव जानते ही हैं, कथात्मक जिसे हम बोलते हैं, कविता, उस फॉर्म में है। ये पहले प्रिंट हुई थी 1833 में। इसके थोड़े से कुछ पॉइंट्स हैं। 1833 में ये पहले प्रिंट हुई थी फर्स्ट। इसका फिर रिवाइज्ड भी हुआ, वर्जन रिवाइज हुआ, और वो रिवाइज हुआ था 1842 में। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। टेनिसन हैज़ रिटन अ पोयम ऑन द टॉम ऑफ अ मुगल एम्परर। दैट एम्परर इज।
टेनिसन ने पोयम लिखी है एक मकबरे, मुग़ल के जो एम्परर थे, राजा थे, उनके मकबरे के ऊपर। तो वो कौन से राजा था जिनके लिए लिखा था? वो थे अकबर। द रिटन अ पोयम ऑन द टूम ऑफ अकबर। अकबर का जो मकबरा है उसके ऊपर लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। एंड दिस ग्रे स्पिरिट yearning in desire to follow knowledge like a sinking star in Ulysses, to whom does this grey spirit reflects? कहते हैं कि ये जो ग्रे हेयर है, अब एक्चुअली यहाँ ग्रे हेयर को किससे सिंबलाइज किया गया है? ये याद दिला रहा है कि भाई अब पोइट का क्या, यूलिसेस का क्या आ गया है, यहाँ पर वक्त आ गया, वो बूढ़ा हो गया है, अब वो मरने के बिल्कुल नज़दीक है। बट नॉट हिज विल पावर, भले वो मरने के नज़दीक है लेकिन वो उसकी जो इच्छाएं हैं, जो दृढ़ इच्छाएं हैं, विल पावर है, वो मरने को तैयार नहीं है। तो यहाँ रेफ़र किया जाता है कि डेथ थॉट आता है, रिमेनिंग लाइफ टाइम की मेरे पास अब बचा हुआ इतना ही समय है, एंड फाइंडिंग नॉलेज, लेकिन अभी भी वो ज्ञान को ढूंढने में लगे हैं। तो यूलिसेस यहाँ पर चाहते हैं, ही वॉन्ट्स, वो ये चाहते हैं कि भाई हर कोई नॉलेज को क्या करे, वो चाहते हैं कि मैं नॉलेज को, ज्ञान को उसी तरीके से क्या करूं, फॉलो करूं जिस प्रकार से एक जो तारा है, जो डूबने वाला तारा के समान, जैसे तारा भी डूबता है ना, उसी प्रकार मैं भी चमकता हुआ डूबूं, मतलब मैं नॉलेज गेन करते हुए ही मरूं। ये स्पीकर मतलब यहाँ पर यूलिसेस का कहने का तात्पर्य है, ग्रे हेयर स्पिरिट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, यूलिसेस है, समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27th. To follow knowledge like a sinking star beyond almost bound of human thought. Who wrote this line? देखिए, नॉलेज पाना एक डूबते हुए तारे की तरह, बियॉन्ड ऑटमोस्ट, मतलब जहाँ इंसान सोच भी ना सके उससे भी परे सोच लो। ये किसने लिखा है? एल्फ्रेड टेनिसन। कौन सी पोयम है? यूलिसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 28। The only knight of the round table who remained alive after passing of Arthur. ऐसा कौन सा योद्धा था जो राउंड टेबल में जीवित रहा पासिंग ऑफ अर्थर में? तो वो था बेडरवी, जिसको वो तलवार देता है। बेडिरवे कहते हैं, ये बेडीवेरी। तो इसको तलवार देते हैं ना वो, जिसका नाम, तलवार का नाम रहता है एक्सकैलिबर। ठीक है, तो यही है जो कैरेक्टर जीवित रहता है। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। टेनिसन जनरली पोर्ट्रेट्स विमेन एज। टेनिसन का जो आमतौर पे जो चित्रण है विमेन के लिए, वो किस प्रकार से रहता है? उनके कोई भी वर्क में विमेन हमेशा जेंटल, सौम्य और रिफाइंड, बड़ी ही परिष्कृत, मतलब बड़ी ही सोफिस्टिकेट दिखाई देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लास्ट है 30th क्वेश्चन। टेनिसन्स इनॉक आर्डन। टेनिसन का जो ये इनॉक आर्डन है, ये जो वर्क है, ये क्या है? तो ये एक नरेटिव पोयम है। नरेटिव पोयम मतलब कथात्मक कविता है। तो आई होप आप सभी को ये लॉर्ड टेनिसन का समझ में आए होंगे क्वेश्चन। हमने 30 करे हैं और भी आगे करते रहेंगे। तो आप सभी को अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है एंड आपको हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज़ जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब बटन से बहुत मोटिवेशन मिलता है। So please don't forget to subscribe this channel if you are new to this channel and you like this channel, अगर आपको पसंद आता है। और आपकी तैयारी कैसी चल रही है ये भी आप बताते रहें, फीडबैक देते रहें अपनी तैयारी का। और ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत लेवल तक इसको लेके चलिए। अगर आपको ऑथेंटिक मटेरियल लगता है एंड यू फील इट दैट इट आई ट्रूली डिज़र्व इट, अगर आपको लगता है कि इस चैनल को ऊपर चलना चाहिए, तो आप ज़रूर इसको प्रोत्साहन कीजिए। एंड येस, ऑफ कोर्स, आप सभी को एग्ज़ाम की तैयारी के लिए गुड लक। करते रहिए, लगे रहिए, पढ़ाई करते रहिए। अपना जो हुनर है और अपना जो पढ़ाई का जो लगन है उसको मत छोड़िए। जैसे आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं उसी उद्देश्य से अभी भी पढ़ते रहिए। एंड यस, आपको पता है 4 जून बहुत जल्द रिज़ल्ट आने वाला है इलेक्शन का, तो आपके एग्ज़ाम की डेट भी नज़दीकी आने वाली है, कोई ज़्यादा दूर भी नहीं है। टाइम तो ऐसे ही भागता है, आपको पता नहीं है, बहुत जल्दी से निकल जाएगा। सो डोंट वेस्ट इवन अ सिंगल डे, इट मैटर्स अ लॉट। सो ऑल द बेस्ट।
टू ऑल ऑफ़ यू फॉर योर गुड प्रिपरेशन। एंड प्लीज़ ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए जितना ज़्यादा आप कर सकते हैं, जिससे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा रेंज तक इसकी हेयर की बढ़ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट मैराथन। टिल देन बाय एंड टेक केयर। हैव अ गुड डे।